नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नए कृषि कानूनों के जरिए मोदी सरकार ने कई वर्षों से अपेक्षित कृषि सुधारों को ठीक करने की ओर पहला कदम बढ़ाया था। देश के किसान इसका फायदा भी उठा रहे थे, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा सड़क घेरकर सरकार को झुकने पर मजबूर किया गया, जिसके बाद मोदी सरकार ने देश हित में इन कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। संसद के आगामी सत्र में सरकार इसकी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर देगी। इसी बीच यह खबर भी सामने आई है कि केंद्र सरकार 100 से अधिक कानूनों को खत्म करने पर विचार कर रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मोदी सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में 100 से अधिक पुराने कानूनों को समाप्त कर सकती है और कई कानूनों में व्यापक बदलाव भी ला सकती है। दरअसल केंद्र सरकार में कानून मंत्रालय के राज्य मंत्री एसपी बघेल ने बीते दिनों मीडिया को बताया कि केवल 3 कृषि कानून ही नहीं बल्कि 100 से अधिक कानून इस शीतकालीन सत्र में हटाए जा सकते हैं। जयपुर के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, ब्रिटिश शासन के दौर के ऐसे कानून जो आज के समय में अप्रासंगिक हैं, उन्हें हटाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने लखनऊ दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा इंटेलिजेंस व सैन्य सेना के कार्यरत उच्चाधिकारियों के साथ 12 घंटे लंबी मैराथन बैठक की है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार, रॉ के प्रमुख समंत गोयल तथा देश के अन्य वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए थे। हालांकि मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार ये बैठक केवल पुलिस सुधारों तथा देश के सामने वर्तमान चुनौतियों को लेकर हुई थी, लेकिन इस बैठक और केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल द्वारा दी गई सूचना को मिलाकर देखा जाए तो सरकार संभवतः बड़े बदलाव की तैयारी में है। ऐसे में हम उन संभावित कानूनों की चर्चा कर लेते हैं जिनमें बदलाव की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देश की आजादी के बाद जब हिंदू महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था, तो उस समय कई नेताओं ने इन सुधारों को केवल हिंदुओं तथा हिंदू धर्म से जुड़े अन्य पंथों तक सीमित रखने के स्थान पर पूरे देश पर लागू करने की वकालत की थी। उस समय सरकार मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ लेकर आई थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और देश की एक बड़ी आबादी अब भी विवाह और संपत्ति के मामले में विदेहकारी कानूनों का सामना कर रही है। दूसरा है स्पेस, रेलवे, डिफेंस और बिजली विभाग। हाल ही में सरकार ने आईएसपीए की स्थापना करके स्पेस सेक्टर में निजीकरण को आकर्षित करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया है। ऐसे में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र को केवल अपने विशेषाधिकार में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोलना चाहिए। वहीं रेलवे की बात करें तो सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि रेलवे का पूर्ण निजीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन देश में रेल सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निजी निवेश की आवश्यकता है। ऐसे में जो भी आवश्यक कानूनी सुधार है वो लागू होने चाहिए। साथ ही अगर डिफेंस रिसर्च की बात करें तो भारत में प्राइवेट कंपनियों को लड़ाकू विमान से लेकर अत्याधुनिक टैंक व पनडुब्बियों आदि पर रिसर्च शुरू करनी चाहिए, जिससे सरकारी एजेंसियों को प्रतिस्पर्धा मिल सके और सैन्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो सके। इसके लिए आवश्यक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार की है। वहीं बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की कहानी बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे हर भारतीय परिचित है। यह ऐसे क्षेत्र है जहां सुधार की तत्काल आवश्यकता है। तीसरा है हिंदू मंदिरों की व्यथा। भारत में हिंदू मंदिर एकमात्र ऐसे धार्मिक संस्था हैं जिनका नियंत्रण सरकार के हाथ में है और सामाजिक कल्याण के नाम पर सरकार हिंदू मंदिरों को मिलने वाले दान पर कब्जा कर लेती है। एक और मिशनरियों और मदरसों को सरकारी फंडिंग मिलती है, जिसका प्रयोग वो लोगों के कन्वर्जन में कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदू मंदिरों के पैसे से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में भी हिंदू मान्यताओं का मजाक बनाया जाता है।
तथा देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने कभी भी इस प्रकार के सुधार के लिए कोई दृढ़ संकल्प नहीं दिखाया है, लेकिन यदि इस क्षेत्र में सुधार लागू होते हैं तो यह एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। इसके अतिरिक्त भारत में पुलिसिंग, म्यूनिसिपैलिटी, ट्रेजरी आदि से जुड़े कई ऐसे कानून हैं जो वर्तमान समय में पूर्णतः प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए शहर में होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के मामले में म्युनिसिपल पदाधिकारियों को बहुत व्यापक अधिकार मिले हैं। उनका भ्रष्ट चरित्र इन अधिकारों के साथ मिलकर एक अत्यधिक हानिकारक माहौल तैयार करता है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार जनजातीय क्षेत्रों में विवाह और संपत्ति के सामान्य कानून लागू नहीं है, जिस कारण वहां रहने वाली महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन सभी कानूनों में परिवर्तन भारत के विकास को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही आपको बताते चले कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार देते हुए रविवार को सरकार से कहा कि वह इस संहिता को किसी भी सूरत में लागू नहीं करे। बोर्ड ने रविवार को यहाँ पर 27वें सार्वजनिक जलसे के दूसरे और अंतिम दिन पारित एक प्रस्ताव में समान नागरिक संहिता को संवैधानिक अधिकार के खिलाफ करार देते हुए सरकार से यह भी कहा कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तथा आंशिक या पूर्ण रूप से ऐसी कोई संहिता लागू न करे। प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदुस्तान में अनेक धर्मों और रवायत के मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता इस देश के लिए कतई उपयुक्त नहीं है और ऐसी संहिता लागू करने की दिशा में उठाया जाने वाला कोई भी कदम हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। प्रस्ताव में इस्लाम के धर्म प्रचारकों को अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किए जाने और कुछ सांप्रदायिक लोगों द्वारा खुलेआम धर्मांतरण का नारा लगाने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर असंतोष भी जारी किया गया। प्रस्ताव में बोर्ड ने कहा कि संविधान में देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अपने धर्म का प्रचार करने का भी हक दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति दबाव या लालच का सहारा लिए बगैर अपने धर्म का प्रचार करता है तो संविधान में इसकी इजाजत दी गई है। मुसलमानों ने हिंदुस्तान में धर्म प्रचार के लिए कभी जबरदस्ती का सहारा नहीं लिया। यही वजह है कि हजारों वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद मुसलमान हमेशा अल्पसंख्यक ही रहे। बोर्ड ने प्रस्ताव में कहा, हाल के कुछ दिनों में कुछ लोगों ने स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार किया है। उन्होंने पुलिस या अदालत में दावा नहीं किया कि उन्हें जबरन इस्लाम में दाखिल किया गया है, लेकिन फिर भी धर्म का प्रचार करने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से संविधान का उल्लंघन है। सरकार से मांग है कि वह किसी भी समूह के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे और सभी वर्गों के साथ निष्पक्षता का व्यवहार करते हुए गलत काम करने वालों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करे। हालांकि बोर्ड किसी घटना विशेष का जिक्र नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि उसका इशारा उत्तर प्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते द्वारा हाल के महीनों में अवैध धर्मांतरण के आरोप में मौलाना कलीम समेत कई लोगों को गिरफ्तार किए जाने की तरफ है। बोर्ड ने हाल में पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर असंतोष जाहिर करते हुए भविष्य में ऐसे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए एक कानून बनाने की मांग की है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस्लाम सभी धर्मों और उनके आराध्यों का आदर करता है, मगर हाल में पैगंबर मोहम्मद साहब ने के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि सरकार ने ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बोर्ड ने प्रस्ताव में पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और दुश्मनी पर आधारित दुष्प्रचार पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मुसलमानों के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर सांप्रदायिकता और भड़काऊ सामग्री पेश करके जहर बोया जा रहा है। सरकार से मांग है कि यह सोशल मीडिया पर हो रही इन हरकतों को रोके और इसके जिम्मेदार अराजक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। बोर्ड ने सरकार तथा न्यायपालिका से आग्रह किया है कि धार्मिक कानूनों और पांडुलिपियों का अपने हिसाब से व्याख्या करने से परहेज करे। बोर्ड ने दहेज हत्या समेत महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के साथ साथ विवाह में उनकी सहमति नहीं लिए जाने के चलन पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून बनाने और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कानपुर में बोर्ड के 27वें सालाना जलसे के पहले दिन शनिवार को मौलाना राबे हसनी नदवी को एक बार फिर बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके अलावा मौलाना वली रहमानी के निधन से रिक्त हुए पद पर मौलाना खालिद सैफुल्ला और मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल की वजह से खाली हुए ओहदे पर मौलाना अरशद मदनी को नियुक्त किया गया। देश चैनल और फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।